Assalamu alaikum guys, how are you all? I hope all of you must be doing very well at your homes. In today's video I am going to discuss with you an important literary theory, that is structuralism. Okay, and in this video we will discuss about the characteristics and also the intro of structuralism. So let's begin. Firstly, जब हम इस वर्ड को देखते हैं structuralism, तो ये वर्ड है स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली लिया गया है स्ट्रक्चर से। तो स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर हम ये देखते हैं कि किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, ये एक लिटरेरी थेरी थी जो फ्रांस के अंदर 1950s के अंदर स्टार्ट हुई थी और एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी जो फ्रांस के अंदर 1950s के अंदर स्टार्ट हुई थी और इनका बेसिक फोकस क्या था कि हमने ये देखना है कि किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर क्या होता है। जब हम किसी भी चीज़ का लेट्स सी अगर हम कोई वर्क पढ़ रहे हैं या कोई पोइट्री पढ़ रहे हैं तो हम उसको देखते हैं ये कौन सा इसका स्ट्रक्चर लिया गया है। तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है उसके अंदर कौन सी फॉर्म ली गई है, वो हम फर्दर में इसे इलेबोरेट करूँगी नेक्स्ट। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं पहले। तो ये तो हो गया फ्रांस के अंदर 1950s के अंदर स्टार्ट हुई। तो इसकी डेफिनेशन के अंदर लिटिल बिट डेफिनेशन के अंदर हम ये कह सकते हैं द डेप्थ स्टडी ऑफ अ टेक्स्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेक्स्ट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरलिज्म। यानी किसी भी टेक्स्ट से मुराद कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट या लिटरेचर का कोई भी टेक्स्ट की जब हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, टेक्स्ट की नहीं उसके स्ट्रक्चर की जब हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म कहलाती है। नेक्स्ट स्लाइड पॉइंट, ये एक यूनिवर्सल मेथड था जो स्टार्ट की थी सोशलिस्ट, जिसने बहुत ज़्यादा सोशलिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और लिटरेरी क्रिटिक्स ने स्टार्ट किया था। अब ये क्या है, सोशलिस्ट तो हमें पता है, तो ये वही जो सोसाइटी से रिलेटेड जो भी सोशलिस्ट पर्सन होते हैं। ठीक है, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसे पर्सन होते हैं, यानी वो हम पर्सन कह सकते हैं जो स्टडी कल्चर की स्टडी करते हैं। ठीक है, अ पर्सन हु स्टडीज़ द कल्चर एंड बेसिकली द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की जो स्टडी करते हैं ना, हम उन्हें एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। और लिटरेरी क्रिटिक जो वो लिटरेचर से रिलेटेड होते हैं। ओके, और ये जो लिटरेरी थेरी है ये एक लिटरेरी थेरी है। ठीक है, हमने ये देखा, मैंने आपको बताया कि इसको तीन लोग यानी जो ये यूनिवर्सल मेथड बेसिकली सोशलिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और लिटरेरी क्रिटिक्स ने स्टार्ट किया था। अब हम वो सेपरेट देखेंगे कि जो लिटरेरी क्रिटिक्स ने इनमें किस बेसिकली हम यही देख रहे हैं ना कि इसमें स्ट्रक्चर पे क्या किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। तो लिटरेरी क्रिटिक्स वाले किस चीज़ के स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं, लिंग्विस्टिक वाले, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट वाले किस चीज़ के स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले लिटरेरी थेरी, ये एक लिटरेरी थेरी भी हम इसे कहते हैं क्योंकि ये फोकस करती है किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट के स्ट्रक्चर पे। ठीक है, कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट का स्ट्रक्चर के अंदर अब हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी एक लिटरेरी टेक्स्ट के स्ट्रक्चर के अंदर आता है राइम, उसका मीटर हम देखेंगे, ये किस फॉर्म के अंदर लिखी गई है, उसकी राइमिंग स्कीम क्या है, वो कौन से हमने पढ़ा ना, ये आइम्बिक पेंटामीटर होता है, हेक्सामीटर होता है, टेट्रामीटर, कौन सी फॉर्म के अंदर लिखा गया है। तो स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली जो लिटरेरी थेरी, जब हम इसे एज अ लिटरेरी थेरी डील करेंगे तो हम यही देखेंगे कि किस तरीके से टेक्स्ट के स्ट्रक्चर पे वह फोकस कर रहा है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है वो है लिंग्विस्टिक थेरी, इसे एक एज अ लिंग्विस्टिक थेरी भी कहते हैं। अब जो लिंग्विस्टिक क्या होता है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज़ कॉल्ड लिंग्विस्टिक। ठीक है, तो जब हम लैंग्वेज की स्टडी करते हैं तो उसे हम लिंग्विस्टिक कहते हैं। तो लिंग्विस्टिक थेरी इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर ऑफ आर लैंग्वेज पे फोकस करता है। ये बेसिकली इसका मकसद, इसका बेसिक पर्पस है स्ट्रक्चर पे फोकस करना। जब हम लिंग्विस्टिक थेरी से कह देंगे तो इसका मतलब होगा लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पे फोकस करना। नेक्स्ट आगे चल के हम इसके जिन जिन राइटर्स ने इस पे फोकस किया था उसको भी एलैबोरेट करेंगे। अच्छा, जो नेक्स्ट है इसे एक एंथ्रोपोलॉजिकल थेरी भी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी का मैंने आपको मतलब बता दिया है। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ कल्चर का फोकस किया जाता है, यानी किसी भी कोई भी एक कल्चर किस स्ट्रक्चर से मिलके बनता है ना, तो इसे हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं एज एन एंथ्रोपोलॉजिकल थेरी के अंदर कि किस तरीके से उसकी कंस्ट्रक्शन होती है कोई भी एक कल्चर की। नेक्स्ट है ये जो लिटरेरी थेरी वाले थे यानी स्ट्रक्चरलिज्म वाले थे, इनका बेसिक फोकस क्या था, ये कोटेशन आप ऐड कर सकते हैं। ये था कि थिंग्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन, दे हैव टू बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ लार्ज स्ट्रक्चर्स दे आर पार्ट ऑफ। तो इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम पहले देखते हैं कि क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म को। तो जो न्यू क्रिटिसिज्म क्या था, ये भी एक लिटरेरी थेरी ही थी। न्यू क्रिटिसिज्म वाले क्या कहते थे, वो यही कहते थे कि जो हमेशा हमें टेक्स्ट पे फोकस किया जाए, टेक्स्ट पे फोकस करना है,
विदाउट द इंटरफ्रेंस ऑफ रीडर एंड राइटर। रीडर और राइटर पे फोकस नहीं करना, यानी रीडर और राइटर की बैकग्राउंड पे हमने फोकस नहीं करना, जस्ट टेक्स्ट पे फोकस करना है। तो ये इसके अंदर कहा जा रहा है कि लिंग्विस्टिक थ्योरी कैन थिंग्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन। जो क्रिटिसिज्म वाले कहते थे ना, न्यूरो क्रिटिसिज्म, वो कहते थे आइसोलेशन के अंदर स्टूडेंट पढ़े, लेकिन वो कहते हैं कि इसे आइसोलेशन के अंदर नहीं पढ़ना, बल्कि दे हैव टू बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ लार्ज स्ट्रक्चर दे आर पार्ट ऑफ। तो क्या है कि कोई भी चीज़ों को हम अंडरस्टैंड आइसोलेशन के अंदर नहीं कर सकते, लेकिन हम इस तरीके से उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उस चीज़ का रिलेशन क्या है लार्ज स्ट्रक्चर के अंदर। यानी अगर कोई एक चीज़ हमारे पास हमारे सामने आई है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई पोइट्री ही देख लें या कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट देख लें, तो हम उसको अंडरस्टैंड इसलिए करेंगे कि वो जो उसका एक स्ट्रक्चर बना होता है, और उस स्ट्रक्चर ओवरऑल द स्ट्रक्चर के अंदर वो किस चीज़ का पार्ट है। यानी इसके लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं वॉल की। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक वॉल है, दीवार है, तो दीवार के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं कि ईंट होती है या बहुत ज़्यादा चीज़ें से मिलके दीवार बनती है। तो ये जो दीवार है ये एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इसी तरीके से हम इसकी जो छोटी छोटी ये इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ईंट ही ले लो, तो ये जो ईंट है ये उस वॉल के पूरे स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि कोई भी जब चीज़ किसी भी चीज़ की जब हम स्टडी करेंगे या उसको अंडरस्टूड इसलिए कर सकते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर, यानी पूरे स्ट्रक्चर जो उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसका वो पार्ट है, तो हम इस तरीके से उसके स्ट्रक्चर ओवरऑल द स्ट्रक्चर के अंदर हम उसको स्टडी करते हैं। और इसके अलावा इसकी एक और एग्जांपल है हमारे पास कल्चर की। तो मैंने ये आपको बताया ना कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो वो भी कल्चर के अंदर भी वो यही कहते हैं कि जब भी हमने किसी को ह्यूमन रिलेशन को या किसी भी चीज़ को अपने कल्चर को स्टडी करना है, यानी तो स्टडी करने से पहले या हम उसको अंडरस्टैंड उसी वक्त कर सकते हैं जब हम उसको ओवरऑल देखेंगे, यानी वो उसका क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है। फर्दर मैं इसके थेरिस्ट को एक्सप्लेन करूँगी, तो वो ये कहते हैं, स्पेशली जो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस है, ये कहते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी एक कल्चर जो हमारे पास सामने आता है ना, वो एक पूरे फुल फ्लैज स्ट्रक्चर से बना होता है, और फिर उस स्ट्रक्चर हमारे पास जो कल्चर आता है, हम उस फुल स्ट्रक्चर के अंदर हम उस कल्चर को स्टडी करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसके अंदर वो यही कहना चाह रहे हैं कि थिंग्स ओवरऑल द स्ट्रक्चर के अंदर हम उसको स्टडी करते हैं, किसी भी एक चीज़ को, वो आइसोलेशन के अंदर कभी भी नहीं पढ़ी जाती। उसका जो रिलेशन है उसके स्ट्रक्चर के साथ, बेसिकली उसका जो रिलेशन होगा उसके स्ट्रक्चर के साथ हम ये स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये तो था इसका ये इंट्रो। अब हम देखते हैं ये जो दो राइटर यहाँ मैंने लिखे हैं, एक क्लॉड लेवी स्ट्रॉस है और दूसरा है रोलैंड बार्थ्स, ठीक है। जो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस और रोलैंड बार्थ्स ये 1950s के अंदर स्टार्ट हुई थी ना, तो इन दोनों के वर्क्स के अंदर हमें अर्ली हम कह सकते हैं या अर्ली राइटर इसे कह सकते हैं। तो इन दोनों के वर्क्स के अंदर हमें स्ट्रक्चरलिज्म देखने को मिलती है। रोलैंड बार्थ्स क्या है, ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिसने फर्स्ट टाइम स्ट्रक्चरलिज्म को कल्चर पे अप्लाई किया था, ठीक है। इसके भी आगे फर्दर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं। और इसके अलावा रोलैंड जो बार्थ्स है ये एक प्रैग स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म से बिलोंग करता है। तो प्रैग स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म वाले क्या कहते थे वो हम फर्दर ना इसे एलैबोरेट करेंगे। अभी यही कि ये जो रोलैंड बार्थ्स है ना, रोलैंड बार्थ्स नहीं, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस है, इसे हम फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और इसने कल्चर पे अप्लाई किया था स्ट्रक्चर को। और ये कल्चर पे किस तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो कहता है कि स्ट्रक्चर, हर एक कल्चर का एक स्ट्रक्चर बना होता है ऐसे। दूसरा जो हमारे पास बेसिकली राइटर है वो है क्रिटिक है, वो है रोलैंड बार्थ्स। ये एक लिटरेरी क्रिटिक था, ये लिटरेरी क्रिटिक भी था। और ये इसकी मज़े की बात ये है कि ये स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म दोनों से बिलोंग करता है। पहले ये स्ट्रक्चरलिस्ट था, फिर ये एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के तौर पे हमारे सामने आया था। और इसने क्या किया था, इसने ना बाल्ज़ेक, एक राइटर है बाल्ज़ेक, ठीक है, उसकी एक शॉर्ट स्टोरी थी सैरासाइन, उसको इसने स्टडी किया था, उसको ऑब्ज़र्व किया था, और उसके अंदर उसको स्टडी करने के बाद इसने ना उसमें से 5 ऐसे एलिमेंट्स निकाले थे जो किसी भी
लिटरेरी वर्क के स्ट्रक्चर को समझने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो कहता है कि ये 5 इसने हमें ना एलिमेंट्स दिए थे और उसने कहा था कि इन एलिमेंट्स को, या हम इसे कोड या यूनिट कह सकते हैं, कि इनको समझ के ही, यानी हर एक लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर ये एलिमेंट्स या कोड होते हैं, और इन एलिमेंट और कोड को हम पढ़ के या इनको अप्लाई करके हम किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट का स्ट्रक्चर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कहना था रोलैंड बार्थ्स का, ठीक है। ये तो था इसका इंट्रो, जिसके अंदर हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो स्ट्रक्चरलिज्म वो बेसिकली लिटरेरी टेक्स्ट पे फोकस करता है कि लिटरेरी टेक्स्ट का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। और ये फोकस करता है, ये कहते हैं कि जो मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट है इज़ इन द इंटर रिलेशन ऑफ इट्स पार्ट्स, ठीक है। जो किसी भी टेक्स्ट का मीनिंग है ना, वो इसके पार्ट्स, यानी जैसे मैंने आपको पहले एलैबोरेट किया, तो वो इसके पार्ट्स से रिलेट करता है किसी भी मीनिंग, किसी भी टेक्स्ट का मीनिंग। यानी अगर हमने उसका मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है, तो इट्स नेसेसिटी कि हम उसके पार्ट्स को भी देखें किस तरीके से वो इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो है बाइनरी ओपोजिशन इज़ अ की टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट। अब ये बाइनरी ओपोजिशन क्या होता है, इसके अंदर ना स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है फर्डिनांड दी सोशोर, ठीक है। फर्डिनांड दी सोशोर ये एक स्विस लिंग्विस्ट भी था और स्ट्रक्चरलिस्ट भी था। इसने बाइनरी ओपोजिशन का कॉन्सेप्ट दिया था, और उसके अकॉर्डिंग क्या था कि किसी भी चीज़ के हम मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हम उसके ऑपोजिट वर्ड को समझना होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि कोई भी कलर की बात करें, फॉर एग्जांपल हम वर्ड वाइट याद करते हैं, तो इसकी ऑपोजिशन में हम वर्ड देखेंगे समथिंग विच इज़ नॉट रेड, विच इज़ नॉट ब्लैक, विच इज़ नॉट येलो। इस तरीके से वो कहते हैं हम ऑपोजिट वर्ड को अंडरस्टैंड करके किसी भी वर्ड को याद कर सकते हैं। तो ये था बाइनरी ओपोजिशन, और ये जो टर्म है ये फर्डिनांड दी सोशोर ने ही दी थी वो, और यही जो टर्म है ये की अंडरस्टैंडिंग है, यानी किसी भी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के एक की पॉइंट है। इंडिविजुअलिटी of the author of authors are unimportant. What matters are the deep structure. तो deep structure basically matter करता है इसके अंदर। ये एक यूनिवर्सल स्टडी थी टेक्स्ट की, और इसके अंदर हमें बेसिकली फोकस किया जाता है फोरग्राउंडिंग का। एक लिटरेरी टेक्निक है जो जैन मुकराविस्की ने दी थी, ये भी एक स्ट्रक्चरलिस्ट ही है। बेसिकली ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है ये बहुत वास्ट है। ये अभी फ़िलहाल इसके सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में वी विल डिस्कस अबाउट द स्विस स्ट्रक्चरलिज्म, यानी स्विस स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एंड आल्सो द प्रैग स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। तो उसके अंदर हम फर्दर जो थेरिस्ट हैं उसको और उनके अजम्पशन को और उनकी लिटरेरी डिवाइस उनके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली फोरग्राउंडिंग क्या है, ये एक लिटरेरी डिवाइस है दैट एम्फसिस आइडियाज़ इन अ लिटरेरी टेक्स्ट थ्रू द यूज़ ऑफ अटेंशन सीकिंग और लिंग्विस्टिक टेक्निक। ओके, अगर हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसके अंदर हम लिंग्विस्टिक टेक्निक को यूज़ करते हुए किसी भी रीडर की अटेंशन को ग्रैब करते हैं। अब इसका बेसिकली अगर हम सिंपल वर्ड के अंदर हम देखें ना, तो किसी भी कोई राइटर अपनी राइटिंग के अंदर कोई ऐसे वर्ड्स, यानी कोई सिंपल वो बिल्कुल बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर वो सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, तो सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते करते वो कुछ ऐसे हिंट्स दे देता है, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेता है जिससे रीडर की अटेंशन ग्रैब करता है। तो वो होती है हमारे पास फोरग्राउंडिंग। तो ये जो है हमारे पास जैन मैक्रोविस्की, इसने ये कॉन्सेप्ट दिया था, और कि हमें फोरग्राउंडिंग यूज़ करनी चाहिए ना किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर। जब हम स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं तो हमें फोरग्राउंडिंग पे भी फोकस करना चाहिए। तो अगर मैं इसकी एक डेफिनेशन आपको दूं, तो इसकी डेफिनेशन के अंदर वो कहता है कि इट ड्रॉज अटेंशन टू इट्स ओन अट्रेंस टू व्हाट एंड हाउ इट इज़ स्पीकिंग और सेइंग। टू व्हाट एंड हाउ इट इज़ स्पीकिंग एंड सेइंग, यानी वो अपनी ही कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट जो है वो अपनी ही अट्रेंस पे अटेंशन को ग्रैब करता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था। और जो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर क्या है। तो स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कि उसके अंदर हम नंबर ऑफ़ लाइंस देखते हैं। नंबर ऑफ़ लाइंस इस तरीके से देखें, जो स्पेंसेरियन स्टैंजा एक होता है 9 लाइंस, एक स्टैंजा के अंदर, किसी भी स्टैंजा के अंदर 9 लाइंस हो तो वो कुछ स्पेसिफिक राइम स्कीम के साथ, तो वो स्पेंसेरियन स्टैंजा कहलाता है, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ़ लाइंस के अकॉर्डिंग देखें तो उसके अंदर कुछ राइम होती हैं। राइमिंग स्कीम क्या होती है, किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट की राइमिंग स्कीम डिफरेंट हो सकती है। किसी की ए बी होती है, यानी उसकी लास्ट वर्ड के राइम पे डिपेंड करती है। उसके सिलेबल क्या होते हैं, सिलेबल से मिलके हमारे पास वो बनता है पेंटा आइम्बिक पेंटामीटर। जैसे जो हमारे पास
बनते हैं ना सिलेबस, जब हम सिलेबस देखें ना किसी भी अगर टेक्स्ट के अंदर सिलेबस की तादाद के अकॉर्डिंग ना हम ये देखते हैं कि वो कौन से फॉर्म के अंदर लिखा गया है, ठीक है। जैसे हमारे पास आइम्बिक पेंटामीटर आता है, टेट्रामीटर आता है, हेक्सामीटर आता है, तो हम ये देखते हैं अगर 5 सिलेबस हैं, 10 सिलेबस है, उसको अकॉर्डिंग क्या करना है, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारी एक शॉर्ट वीडियो ऑन स्ट्रक्चरलिज्म इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रो ऑफ द स्ट्रक्चरलिज्म। एक दो क्रिटिक के बारे में हमने इसको में डिस्कस किया, इसकी बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स पे फोकस किया, ठीक है। ये था इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिस्कस फर्डिनांड द सोशोर एज अ स्विस लिंग्विस्ट एंड आल्सो मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। सी यू देन। अल्लाह हाफिज़।